बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारे 320 नंबर आ रहे हैं एफएसटी में, 350 आ रहे हैं, भैया 280 आ रहे हैं, भैया 450 आ रहे हैं, 525 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं, लेकिन कभी हम 600 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। भैया हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या अभी से 450 पॉसिबल है? क्या अभी से 500 पॉसिबल है? ऐसे मतलब इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं, और तुम जब जाके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो तुमको वहाँ पर भी दिखेगा, ऐसे मैसेज भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? कितने एफएसटी देने चाहिए? भैया 10 एफएसटी दें, 20 एफएसटी दें, कितने एफएसटी दें, डेली एफएसटी दें, हमारा नंबर कैसे बढ़ेगा? वो सारी चीज़ें मैं आप तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेस्ट का नंबर का क्या कंक्लूजन होता है? फाइनल रिजल्ट पे इसका क्या प्रेशर पड़ता है? मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, मैं उसमें तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट कितने देने हैं और कैसे देने हैं और इसका इफेक्ट तुम्हारे रिजल्ट पे क्या पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं पीडीएफ पे लिख लिख के ना बता के मैं सीधे सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे मुंह जुबानी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने कितने टेस्ट दिए थे, कितने एफएसटी दिए थे। ठीक है, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि एफएसटी मैंने 0 दिया है। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, एफएसटी 0 दिया हूँ, 0 एफएसटी। एक भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया हूँ, एक भी। ठीक है, और तुम्हें अगर इसका प्रूफ चाहिए तो जो है मेरा रूममेट था आकाश, मैं उससे पूछवा सकता हूँ। ठीक है, वो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जाता था एफएसटी देने, और मैं एक भी बार एफएसटी देने नहीं जाता था। ठीक है, क्यों नहीं जाता था? अभी इसका कंक्लूजन बताऊंगा तुमको देना है कि नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मुझे लगता था कि एफएसटी देने से मेरे 4 से 5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ। 623 नंबर थे नीट 2022 में, डिसेंट नंबर है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक भी 11,600 के राउंड थी। ठीक है, तो डिसेंट नंबर है और बिना टेस्ट दिए ही हो गया। लेकिन एफएसटी नहीं दिया था। मैंने क्या बोला? एफएसटी मैंने एक भी नहीं दिया था, लेकिन पार्ट वाइज इतने ज़्यादा दिए थे, इतने ज़्यादा पार्ट वाइज टेस्ट दिए थे कि तुम सोच ही नहीं सकते हो। मतलब ऑन एन एवरेज एक पार्ट वाइज टेस्ट डेली देना ही देना था। एक न्यू लाइट की देता था, एक न्यू स्पीड की देता था, एक डीबी सर जो हम लोग को पढ़ाते थे फिजिक्स, वो अपनी टेस्ट लेते थे, वो देता ही देता था। और खुद से जो है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते थे नीट 2021, 20, 19, उनको मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता रहता था। पूरी डायरी मेरी बनी रखी थी, मतलब कैसे करना, कितने दिन में क्या करना। मतलब अगर तुम पार्ट वाइज की बात करोगे तो एक दिन में एक पार्ट वाइज में दे रहा था। मतलब एवरेज निकालोगे तो, और लगभग अक्टूबर से दे रहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, और फेब 15 या 16 फेब के बाद से कोई टेस्ट ही नहीं दिया हूँ। ठीक है, मतलब एक एफएसटी देने ही नहीं गया मैं। उसके बाद पार्ट वाइज भी सारे बंद कर दिया था, उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया। ठीक, ये तो मेरी कंडीशन थी। ठीक, दूसरी, तुमको यहीं अपने कॉलेज में कम से कम 10-15 बच्चों को मैं तुम्हें मतलब इंटरव्यू दिलवा सकता हूँ, पूछवा सकता हूँ, वो तुम्हें खुद ही बता देंगे उनके कभी 500 से ज़्यादा नंबर नहीं आए थे एफएसटी में। 500, 510, लास्ट एफएसटी में 450 तक वो पहुँच गए थे। उसके बाद भी 620, 623, 625 नंबर ला के कॉलेज में, इसी कॉलेज में है। ठीक है, तो तुमको इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या तुमको इससे सीख मिल रही है? एफएसटी का नंबर कभी भी डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस यही चीज़ मेरे माइंड में भी थी कि एफएसटी मेरा डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं पिछले 2-3 साल से जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बताता रहता हूँ। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त एलन में वो पढ़ रहा है, उसके टेस्ट में 680, 690, 700 नंबर आ जाते हैं, लेकिन नीट एग्जाम में वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एफएसटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। तो एफएसटी का नंबर डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? कि तुम कितना वहाँ पे जाके नीट एग्जाम में कर पा रहे हो। अगर तुम, मेरा कंसेप्ट क्या था, अगर मुझे आएगा तो मैं कर दूंगा, और अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं 20 बार भी पढ़ के जाऊँगा, 20 बार भी सिलेबस रिवाइज करके जाऊँगा। अगर वो चीज़ मुझे नहीं आ रही वहाँ पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा यही था कि अगर मुझे आता है, अगर मेरी एनसीईआरटी मुझे तैयार है, अगर मुझसे नीट के पीवाईक्यू बन रहा है, तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और तुम्हें भी अगर एनसीईआरटी आती है, तुमसे भी नीट के पीवाईक्यू बन रहे हैं, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। चाहे एफएसटी में नंबर क्यों कमा रहे हैं? किसी एफएसटी में दे रहे हो उसमें 450 आ जा रहे हैं, किसी एफएसटी में दे रहे हो 550 आ जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जैसे नीट प्रेप का जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नीट प्रेप का यार पेपर टफ होता है। पिछले साल भी टफ था, अभी भी टफ बन रहा है। एलियन का पेपर टफ आ रहा है तो नंबर नहीं उठ रहा है। तुम न्यू लाइट का दो, न्यू लाइट का सीन क्या है? प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, नीट के पीवाईक्यू बेस्ड।
हल्का सा लेवल उठाए हैं, उसके बाद भी बच्चे नंबर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं। अब तुम्हारे 400 साढ़े 400 नंबर आएंगे तो तुम कैसे करोगे? तुम तो गायब हो गए ना, पहले ही तुम डिमोटिवेट हो गए, डल हो गए, तो कैसे करोगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एफएसटी के नंबर डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा होना चाहिए कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें सिंपल सा फंडा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अच्छे से इनको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, जितना ज़्यादा स्कोर इसमें कर सकते हो, उतना शायद ही किसी सब्जेक्ट में कर पाओ, तो इनको बहुत अच्छे से करो। जिस भी बच्चे के बायोलॉजी में 320 नंबर आ गए नीट में, 320 नंबर अगर बायोलॉजी में स्कोर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली 500 नंबर टच कर देगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम कहोगे भैया आपने 0 एफएसटी दिया, लेकिन आपके फिजिक्स में 165 नंबर कैसे आ गए? तो उसका रीज़न था फार्मूले। अभी भी तुम देखते हो कि मुझे एक-एक फार्मूला याद है, मतलब पर मैं कितने साल, 22, 23, 24, 25, 26, लगभग 5 साल होने वाले हैं। मतलब मेरा फाइनल ईयर भी स्टार्ट हो गया, आधा खत्म हो गया। मतलब तभी के फार्मूले अभी तक मुझे याद हैं, और मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ाता भी हूँ, तो तुम लोग को गाइडेंस के टाइम पे भी फार्मूले बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता रहता हूँ? कैसे याद है? क्योंकि मेरा 45 मिनट डेली का फिक्स था फार्मूले याद करने के लिए, फिजिकल और फिजिक्स का, और फार्मूले के बदौलत हमने सिलेक्शन लिया है। मैंने बोला ना कि अभी भी कितना भी टफ पेपर आएगा ना, 25 से 30 क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड रहते ही रहते हैं। बस तुम्हें डाटा, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, अपने माइंड में पहले ये चीज़ सोचना है, पैनिक नहीं करना है। बस बैठना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, जो-जो डाटा दिया है डाटा लिखो। 4-5 डाटा दिया रहेगा, डाटा लिख लिया, फिर फाइनल चीज़ देखो पूछ क्या रहा है। फाइनल चीज़ तुमने देखा कि हाँ, मुझसे ये पूछ रहा है, बस जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? समझ गए? जैसे मान लो उसने तुमको दे रखा है कि सी दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है? और अल्फा नहीं दिया है डायरेक्ट, ठीक है? तुमसे पूछ रहा है पीएच, तो पीएच का तुम फॉर्मूला लिखोगे क्या? पीएच इक्वल टू माइनस में लॉग एच प्लस। अब सोचोगे एच प्लस कहाँ से निकालूं? अब एच प्लस के लिए तो दिया नहीं है, सी दिया और अल्फा दिया है, तो तुम सोचोगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं? तो 3 से 4 स्टेप में किसी भी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के तुम आंसर ला सकते हो। बस तुमको वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। जैसे मैंने टॉर्क का उस दिन एग्जांपल बताया था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तुमसे उसने क्वेश्चन में क्या दिया था? सॉलिड सिलेंडर है। उसके बाद उसने ओमेगा इनिशियल दिया था और बोला था कि कुछ टाइम के बाद एंगुलर, मतलब वो रुक गया, तो ओमेगा फाइनल 0 हो गई। बोला था 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद कितना होगा? तो तुमको टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। तो पहले आई सोचो सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, तो mr² 2 तुमने वहां से निकाल लिया। अब अल्फा कैसे निकालोगे? तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू होता है ओमेगा इनिशियल, क्या होता है? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये जो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला था, इसको लगा दो, सॉल्व कर लो। मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यहाँ से सॉल्व करके, और तुमसे एस भी निकालना पड़ता 2 पाई के बाद, तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, सॉल्व करके तुम उसमें पुट करो अल्फा निकाल के, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कर दो। मतलब बड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है फिजिक्स का, 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड आने ही आने हैं। तो जो तुम एक एक दो दो पेज का कैलकुलेशन निकाल रहे हो ना एडवांस वाले, वो तुम्हारे वहाँ पे किसी काम का नहीं आएगा, कभी काम ही नहीं आएगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा उतना सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारे बेसिक्स फॉर्मूले, तुम्हारे बेसिक्स क्वेश्चन, तुम्हारे नीट के पीवाईक्यू, जो तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे। और अगर टफ पेपर आया ना, तो बच्चा केमिस्ट्री बायो पढ़ के अगर 10 क्वेश्चन भी फिजिक्स में सॉल्व करता है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी एक लड़की थी पिछले साल, बस उसने 10 से 12 क्वेश्चन किया है, सॉल्व सिलेक्ट हो गई है फिजिक्स में भाई। फिजिक्स में मेरे हिसाब से उसके कितने, 12 नहीं शायद 15 किया था उसने, 65-66 नंबर थे उसके फिजिक्स में टोटल। टोटल 65-66 नंबर, तो मतलब कितना किया होगा, 16-17 क्वेश्चन किए होंगे उसने, और सिलेक्ट हो गई है। कॉलेज में भाई, बहुत अच्छे कॉलेज में है, बहुत अच्छे कॉलेज में, जहाँ पे जाने के लिए हम लोग के टाइम पे कट ऑफ थी 660 670 नंबर, उस कॉलेज में 15-16 क्वेश्चन करके निकल गई है। वही काम तुम्हें भी करना है। एफएसटी के नंबर डिसाइड नहीं करेंगे, और 23 तारीख के बाद कोई भी बच्चा एक भी एफएसटी देने नहीं जाएगा। 23 तारीख कब है? आज 21 है, 22-23, परसों लास्ट टेस्ट दे लो, उसके बाद कोई एफएसटी मत देना। उसके बाद बस रिवीजन करो, 9 दिन लगातार रिवीजन करो, जितना ज़्यादा हो सकता है लगातार रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट तक टेस्ट देने गए तो फिर तुम्हारा काम तमाम है। रिवीजन मेन चीज़ होती है। तो कंक्लूजन क्या है? एफएसटी का नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं। अगर तुमके नीट के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कि मैंने अवतार में सब कंप्लीट करा दिया है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस वहाँ बनेंगे। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में अगर डर रहे हो, तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर करना चाहते हो, तो एटलीस्ट फॉर्मूले और थ्योरी अच्छे से पढ़ के हर फॉर्मूले पे 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लो,
ठीक है। मार्क क्वेश्चन जो तुमने आज तक गलती किया है उसको कर लो, तुम्हारे नंबर आएंगे ही आएंगे, नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 23 तारीख के बाद कोई एफएसटी मत देना, बस रिवीजन करना, रट्टाफिकेशन करना, रट्टाफिकेशन करना, ठीक है, समझे? ठीक है ना? तो ये चीजें थी जो एफएसटी के लिए मुझे बतानी थी कि जीरो एफएसटी के बाद भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने अभी तक एफएसटी नहीं दिया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। बात ये होती है कि एफएसटी देने का सिंपल सा रीजन होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और टाइम का मैनेजमेंट हो जाए। मुझे अपने ऊपर भरोसा था तो मैंने कर लिया। भरोसा इसलिए था कि मुझे पता था, फॉर्मूले थ्योरी मुझे याद है, फॉर्मूले थ्योरी और ट्रिक्स पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर कोई बच्चा बगल वाला 2 मिनट में कर रहा है तो मैं उसको 30 सेकंड में करके सॉल्व कर दूंगा। इतना मेरे ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और वही हुआ। पेपर आया, धड़ाधड़ सॉल्व किया। 165 नंबर फिजिक्स में जो तुम्हें दिखते हैं वो 180 आउट ऑफ 180 हो जाते हैं। बस मैंने ओएमआर में 3 क्वेश्चन गलती करा था और तुम लोग को स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? गैलीलियो का रेशियो। तुम्हें क्या लगता है जो बच्चा 165 नंबर ला रहा है वो उसको गैलीलियो का रेशियो नहीं पता होगा? जो बच्चा जेईई मेंस के टेस्ट देता था गलती करा था। और तुम लोग को स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? गैलीलियो का रेशियो। तुम्हें क्या लगता है जो बच्चा 165 नंबर ला रहा है वो उसको गैलीलियो का रेशियो नहीं पता होगा? जो बच्चा जेईई मेंस के टेस्ट देता था, जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस लगाता था, उसमें उसके मतलब 140 145 नंबर आते थे डीवी सर के टेस्ट में। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे गैलीलियो का रेशियो नहीं मालूम था? टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ मुझे नहीं मालूम था? और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, रेडियस कम करने पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम था? मालूम था। बस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसकी वजह से मेरा मतलब रैंक वैंक की सब मतलब वाट लग गई, नहीं तो बहुत अच्छे कॉलेज में होता इस टाइम पे, ठीक है। पढ़ाई उस लेवल की हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। रिवीजन करो, 23 तारीख के बाद जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करो। अगर तुम लोग कहोगे तो कमेंट कर देना कि भैया आप उन बच्चों से मिलवा दिए जिनके 500 नंबर के ज़्यादा कभी नहीं आते थे, तो उन सारे बच्चों को मैं एक जगह ही रूम में बुला के सबके मतलब एक एक इंटरव्यू ले लूँगा, 1-1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके रील्स के फॉर्मेट में तुम्हें डाल दूंगा, ठीक है, समझ गए? तो बस परेशान नहीं होना है। 23 तारीख तक टेस्ट दो, 23 तारीख को लास्ट टेस्ट दो, उसके बाद कोई टेस्ट मत देना। बस रिवीजन करो, एनसीईआरटी फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मार्क क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जो चीज़ें गलती करे हो बार बार उन गलतियों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो यार अच्छे से। अगर तुम्हें मतलब लगे कि कोई मेरी हेल्प की नीड है तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देना, मैं बता दूंगा जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।